हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने पुरुष जनन तंत्र तथा स्त्री जनन तंत्र की संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम पुरुष में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो जनन के लिए संरचना जानना जरूरी थी, इसलिए हम नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, किसका क्या काम होता है, सब कुछ बता चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं मानव में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वुमेन। मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने पौधे में पढ़ा था कि लैंगिक जनन को 3 पार्ट में बांट दिए थे। एक था पूर्व निषेचन, एक था निषेचन, एक था पश्च निषेचन। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी पढ़ेंगे ताकि हमारी प्रक्रिया आसान हो जाए। तो एक स्टेप कर देते हैं पूर्व निषेचन, दूसरा निषेचन और तीसरा पश्च निषेचन। तो यहाँ पर निषेचन कर देते हैं, दूसरा जो पार्ट है, और तीसरा पश्च निषेचन। वहां पर उतनी जगह छोड़ दी ताकि चित्र के माध्यम से समझा सके। तो पश्च निषेचन। अब इनमें जो जो स्टेप्स आते हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो पूर्व निषेचन, निषेचन से पहले क्या क्या भाग आते हैं। निषेचन से पहले जो है वहां पढ़े थे, एक था युग्मक जनन, यहाँ भी वही होगा युग्मक जनन, और दूसरा वहां था परागण, यहाँ पर उसका नाम बदल जाएगा पर काम वही रहेगा। तो युग्मक जनन। और दूसरा है मैथुन, वहां पे था परागण, यहाँ पे मैथुन। अब निषेचन तो एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे 2 पार्ट बताने कोई मतलब नहीं। फिर पश्च निषेचन आएगा, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। युग्मक जनन, तो जैसा कि पहले ही बताए थे कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन के दौरान युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। तो युग्मक जनन होता है, यहाँ पे युग्मक बनते हैं। अब जैसे कि नर में 2 युग्मक होते हैं, एक शुक्राणु जो कि नर का युग्मक है, इसको नर बोल रहे हैं। मानव में 2 युग्मक होते हैं, एक शुक्राणु का नर युग्मक और अंडाणु कहते हैं मादा युग्मक। तो युग्मक जनन में एक शुक्राणु जनन हो जाएगा, शुक्राणु जनन जो कि नर का युग्मक है, और दूसरा अंडाणु जनन जो कि मादा का युग्मक है, अंडाणु जनन। तो बताएंगे कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन के दौरान नर युग्मक शुक्राणु के वृषण में बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अर्धसूत्री कोश का विभाजन के दौरान मादा युग्मक अंडाणु के अंडाशय में बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। तो वृषण में शुक्राणु बनता है और अंडाशय में अंडाणु बनता है। तो ये दोनों अर्धसूत्री कोश का विभाजन के दौरान ही होते हैं, क्योंकि ये याद रखेंगे कि निषेचन से पहले अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पे युग्मकों को बनना होता है, और निषेचन के बाद समसूत्री कोश का विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पर विकास होना होता है, वृद्धि विकास होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान शुक्राणु बन गया और अंडाणु बन गया। शुक्राणु ऐसा दिखता है और अंडाणु ऐसा गोल गोल दिखता है, ये बन गए। अब बात करते हैं मैथुन। तो जैसे कि नर युग्मक मादा युग्मक बन तो गए, सिर्फ बनने से काम नहीं होना, क्योंकि निषेचन के लिए नर मादा को मिलना है, मिलेगा तभी या तो नर मादा के पास जाए या मादा नर के पास जाए। तो दोनों केस में नर ही मादा के पास जाता है। जैसे कि हमने पुष्प में पढ़ा था, वहां पे क्या था कि लघु बीजाणु गुरु बीजाणु के पास परागण के द्वारा जाता था। यहाँ भी जो शुक्राणु है वो अंडाणु के पास मैथुन के द्वारा जाएगा, लेकिन दोनों में जाना नर को ही पड़ता है, मादा नहीं आती। तो मैथुन क्या है कि मैथुन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाया जाता है। मैथुन प्रकार से घर्षण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब नर व मादा के लिंग आपस में घर्षण प्रक्रिया करते हैं, तो इससे जो नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के अंडाणु तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को मैथुन कहते हैं। सीधी सी बात क्या है, ये युग्मक स्थानांतरण है, युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मकों के स्थानांतरण को यहाँ मैथुन कहते हैं, वहीं पौधों में इसको परागण कह रहे हैं। तो निषेचन से पहले क्या हुआ, युग्मक बने जिसमें से वृषण में शुक्राणु बना, अंडाशय में अंडाणु बना। दूसरी बात, फिर मैथुन के दौरान जो शुक्राणु है वो अंडाणु के पास भेजा गया। अब होगा निषेचन।
तो निषेचन जानते हैं, निषेचन क्या होता है? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें दो अगुणित नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे युग्मनज बनता है जिसे अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। ये युग्मनज द्विगुणित होता है 2n, क्योंकि देखिए शुक्राणु क्या भी है, शुक्राणु भी अकेला n है, अंडाणु भी n है, यानी ये भी अगुणित है, इकलौता है, ये भी अगुणित इकलौता है। तो जब एक एक मिलता है तो दो बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या शुक्राणु भी मिला, अंडाणु भी मिला, तो दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है। और युग्मनज ही जीव की पहली कोशिका होती है। अब निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, लेकिन निषेचन हुआ कैसे हमें ये चित्र के माध्यम से दिखाना पड़ेगा। इसी को दिखाते क्या, ये है अंडाणु। अब अंडाणु में केंद्रक, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, जोना पेलुसिडा होती है, कोरोना लेडिटा होती है। अब थोड़ा सा चित्र बना देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया, ये मादा का, इस तरह हो गया। अब यहाँ से क्या है, अंडाणु निकला और जाके यहाँ पहुंचा। अब जब मैथुन हुआ, तो मैथुन में क्या हुआ, जो पुरुष का लिंग यानी शिश्न है, वो जब योनि में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने से अपने शुक्राणु को इसमें छोड़ दिया। अब शुक्राणु यहाँ पे संघर्ष करता हुआ यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पे जब पहुंचा तो उसके बाद क्या है कि अंडाणु तो एक है, लेकिन शुक्राणु लाखों की संख्या में होते हैं, वो सभी इस पर अटैक करते हैं। और ऐसा सिस्टम जैसे कि मान ली दुनिया में क्या है कि लोग संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि जैसे मान ली कि बेरोजगारी इतनी है कि एक नौकरी के पीछे हजारों लाखों लोग पीछे भाग जाते हैं और मिलती किसी एक को है। वैसा ही सिस्टम यहाँ पे होता है। अब अंडाणु एक है, जबकि शुक्राणु क्या है, अनेक है। अब ये अनेकों शुक्राणु इस अंडाणु पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। तो हमला जब करते हैं तो बाहर से एक परत होती है, इसका नाम है तो कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा के परत को तो बहुत से लोग क्रॉस कर देते हैं, लेकिन जब अंदर आते हैं तो बनती है जोना पेलुसिडा नाम की परत। ये बहुत ही सख्त परत होती है। तो जब अंडाणु जाता है इसको क्रॉस करने के लिए, तो हमने बताया था कि अंडाणु के आगे एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम में एक्रोसिन नाम का पदार्थ निकलता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है। एक्रोसोम में होता है एक्रोसिन। अब एक्रोसिन, जिस शुक्राणु का एक्रोसिन ज्यादा पावरफुल होगा, वही इस जोना पेलुसिडा नाम की दीवार को भेद पाता है। ये बहुत ही सख्त परत होती है। तो जिस शुक्राणु के एक्रोसोम की एक्रोसिन में ज्यादा पावर होती है, वो जोना पेलुसिडा की दीवार को भेद कर अंदर जाता है, बाकी के जो शुक्राणु होते हैं वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। अब ये अंदर जाएगा तो इसमें क्या, शुक्राणु का केंद्रक जो है, केंद्रक ही भाग लेना है, जबकि यहाँ पे क्या पूरा शरीर भाग ले रहा है, अंडाणु में सब कुछ भाग ले रहा है, लेकिन शुक्राणु का सिर्फ केंद्रक अंदर जाएगा। ये केंद्रक इससे मिला तो एन एन मिलके 2n बन गया, जैसा हमने यहाँ बताया। तो यही होता है निषेचन, जिसमें एक अंडाणु पर अनेकों शुक्राणु हमला करते हैं और जो शुक्राणु सफल होता है वही भेद कर अंदर जाता है। फिर उस शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है, बाकी के शुक्राणु वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया निषेचन। अब बात करते हैं पश्च निषेचन, कि निषेचन के बाद क्या होता है। सबसे मेन काम यही होता है निषेचन के बाद। तो जैसा कि हमने बताया है कि निषेचन से पहले अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिससे युग्मक बनते हैं। निषेचन के बाद समसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिससे वृद्धि व विकास होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब युग्मनज एक अकेली कोशिका है, और अकेली कोशिका क्या करेगी, तो जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो इसे एक कोशिका है। अब एक कोशिका से विभाजन हुआ, दो बन गई, दो से होगा चार, चार से आठ, 16, 32। इसमें बहुत सारी अवस्था होती है, जिसे बोलते हैं मारूला अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था, गैस्टूला अवस्था। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं विदलन। जो पहला स्टेप है विदलन, विदलन मीन्स टूटना। अब यहाँ पे टूटते हैं तो बहुत सारी अवस्था याद रखेंगे कि पहले मारूला अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था, गैस्टूला अवस्था, ऐसा आती है, तो सिर्फ विदलन के अंदर आती है। जैसे यहाँ नाम भी देते हैं मारूला, एक अवस्था ये हो गई मारूला अवस्था। फिर ब्लास्टूला अवस्था, फिर यहीं पे
गुहा बनती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट तो विदलन होता है। तो ये सब कोशिकाएं बनती हैं। तो जब बहुत सारे स्टेप होते हैं विदलन में, इसका होता है टूट जाना। कोशिका टूट के 2 बन रही, 4 बन रही, 8 बन रही, तो पहला काम होता है विदलन होता है, जिसके दौरान कोशिका समसूत्री, कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाएं टूट टूट के अपनी संख्या बढ़ाती रहती हैं। फिर यहीं से बनता है भ्रूण। तब होता है भ्रूण उद्भव, यानी भ्रूण का उद्भव, भ्रूण का निर्माण। और भ्रूण ही जीव के शरीर की डिजाइन मान सकते हो, या खाका होता है, आकृति, मतलब की शुरुआत होती है। भ्रूण कुछ ऐसा दिखता है। नहीं, भ्रूण से ये समझ नहीं आता है ये क्या है, मतलब कि ये मनुष्य है या कुत्ता बिल्ली क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि भ्रूण एक शुरुआत की डिजाइन होती है, अब भ्रूण बन जाता है। उसके बाद फिर अगली अवस्था आती है गैस्ट्रोला भवन। तो जैसा कि हम यहाँ पे स्टेप पढ़ रहे हैं कि मारुला आया था, फिर ब्लास्टूला आया, फिर ब्लास्टोसिस्ट आया, उसके बाद भ्रूण बना। भ्रूण के बाद अब गैस्ट्रोला भवन। तो गैस्ट्रोला भवन में बनते हैं जनन स्तर। 3 जनन स्तर होते हैं। जनन स्तर एक होता है बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर। तो बाहर का, बीच का और अंदर का 3 जनन स्तर बनते हैं। गैस्ट्रोला भवन जो गुहा होती है मारुला में, ऐसे मानिए कोशिकाओं का समूह मारुला। ब्लास्टूला भी कोशिकाओं का समूह होती है, लेकिन जो ब्लास्टोसिस्ट बनता था ऐसे गुहा टाइप की बनती है, कैविटी। और फिर जो गैस्ट्रोला भवन बनता है उसमें कैविटी ऐसे बन जाती है, कोशिकाओं का समूह ऐसे ऐसे बनता है। ये इस टाइप का गैस्ट्रोला भवन होता है। अब गैस्ट्रोला भवन में जनन स्तर बनेंगे, 3 जनन के स्तर बन जाएंगे। अब इन जनन स्तरों से फिर आगे धीरे धीरे निर्माण होना है। तो अब भ्रूण बन गया, भ्रूण के बाद फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि कोशिका थी, कोशिका से ऊतक बने, अब ऊतक से भ्रूण बना, अब भ्रूण से फिर उसमें स्तर आ गया, अब धीरे धीरे उसमें अंग बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब अंग निर्माण होंगे, अंग बनेंगे। फिर अंग से अंग तंत्र, अन्य अंगों का पूरा तंत्र बन जाएगा, अंग तंत्र। अंग तंत्र से फिर पूरा शरीर बन जाता है, जैसे शिशु बोलते हैं, शिशु ये बन जाएगा। ये स्टेप क्या हुआ, कोशिकाओं का जो विदलन हुआ, तो अनेक कोशिकाएं बनी, फिर भ्रूण बना, फिर उसमें गैस्ट्रोला भवन हुआ, जनन स्तर बने, फिर गैस्ट्रोला भवन से फिर धीरे धीरे अंग बनने लगे, अंग से अंग तंत्र बनने लगे, मैंने अंग का पूरा सिस्टम। उसके बाद फिर पूरा शरीर बन गया, उसके बाद इनका होना है जन्म। लेकिन बीच में एक कार्य कैसे होता है इसके बारे में बात करें। जैसे हमने बात किया भ्रूण में भ्रूण होता है, तो यहाँ पे जो भ्रूण बनता है, तो भ्रूण का लोपड़ होता है, यानी भ्रूण बना तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रूण सेट हो जाएगा। इसके बाहर एक संरचना होती है, इसका नाम होता है आवल या अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, उसी के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहता है। अभी प्लेसेंटा क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ समझ लीजिए जो प्लेसेंटा होता है ये भ्रूण को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी भ्रूण को जो जो चीज चाहिए सब देता है, और भ्रूण के जो वर्ज्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उन्हें बाहर भी निकालता है। तो प्लेसेंटा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो विदलन हुआ, भ्रूण बना, फिर भ्रूण का यहाँ पे रोपण हो जाएगा, रोपण हो गया, रोपण होने के बाद फिर गैस्ट्रोला भवन हुआ, जनन स्तर बन जाएंगे, फिर इसी के अंदर धीरे धीरे अंग बनेंगे, फिर अंग तंत्र बनेंगे, पूरा शरीर यहीं पे बन जाएगा। ये तो हो गया भ्रूणीय परिवर्तन, इसे कहते हैं भ्रूणीय परिवर्तन, यानी भ्रूण का विकास। तो भ्रूण पहले विदलन हुआ, उससे भ्रूण बना, अब ये जो स्टेप हमने बताया सारा का सारा भ्रूणीय परिवर्तन है, भ्रूण का विकास। अब भ्रूण का विकास तो हो गया, विकास हुआ, भ्रूण बन गया, पूरा शरीर शिशु बन गया। लेकिन अब मेन बात आती है जन्म की। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है बोलते हैं प्रसव। प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान ही जन्म होता है। तो प्रसव प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे कि योनि जब 9 माह पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो भ्रूणीय परिवर्तन है, इस भ्रूणीय परिवर्तन को 3 तिमाही बांटा गया। जैसे भ्रूणीय परिवर्तन में बात कर रहे हैं, भ्रूणीय परिवर्तन यानी भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास 3 तिमाही होता है, पहली तिमाही, फिर दूसरी तिमाही और फिर
तीसरी तिमाही। तो 3 तिमाही होती है। जो पहली तिमाही होती है, इसमें जो अंग तंत्र हैं वो सारे बन जाते हैं। पहली तिमाही यानी शुरू के 3 महीने, इसी में सारे अंग तंत्र, जैसे हमारा आहार नाल, फिर तंत्रिका तंत्र, मतलब जो भी हमारे शरीर के पार्ट है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सभी इसमें बन जाते हैं। और जो दूसरी तिमाही यानी बाकी के 3 महीने, मतलब कि चौथा, पांचवा, छठवां, इस माह में इनका विकास शुरू होता है, यानी धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। फिर बच्चे में हलचल होने लगती है, धीरे धीरे कुछ रोए बाल आने लगते हैं। जो तीसरी तिमाही होती है, यानी 7वां, 8वां, 9वां महीना, इसमें पोषण होता है। यानी ये पहला जो है ये निर्माण की तिमाही, यानी निर्माण का की अवधि है, और दूसरी विकास की अवधि है, और तीसरी विकास व पोषण की अवधि है। इसमें माता के रक्त से उसको पोषण मिलता रहता है। तो ये पूरा भ्रूणीय परिवर्धन है। तो यहाँ पर हमने भ्रूणीय परिवर्धन बताया है, किस प्रकार से भ्रूणीय परिवर्धन होता है, यानी भ्रूण का विकास होता है। जब भ्रूण का विकास हुआ, भ्रूण बनकर तैयार हो गए, 9 माह में लगभग पूरा भ्रूण तैयार हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रसव एवं जन्म। तो प्रसव तो इसे योनि है, तो यहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें प्रसरण होता है, खिंचाव होता है, फैलती हैं। अब यहाँ पे जो बार्थोलिन ग्रंथियां उससे स्नेहक निकलता है, जो चिकनाहट प्रदान करता है। उसके बाद धीरे धीरे जो भ्रूण होता है यहीं से खिसक कर नीचे आता है। तो प्रसव होता है, यानी प्रसव के दौरान फिर शिशु का जन्म होता है। और कभी कभी जब जैसे कि सुना होगा कि किसी का शिशु अटक जाता है, तो अगर कुछ समस्या आ जाती है, इसी कारण जो आंवले अपरा होते हैं अटक जाता है। तो जब जन्म होता है, फिर जन्म के उपरांत कुछ समय के बाद जो आंवले अपरा होता है ये भी योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये मानव में लैंगिक जन्म की प्रक्रिया है। एक बार पूरा डिवाइड कर लेते हैं कि हमने 3 पार्ट बांटा है। पूर्व निषेचन, निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन, निषेचन के दौरान क्या होता है, पश्च निषेचन, निषेचन के बाद क्या होता है। तो पूर्व निषेचन, पूर्व निषेचन में सबसे पहले युग्मक बनते हैं, यानी शुक्राणु बनता है वृषण में और अंडाणु बनता है अंडाशय में। अब युग्मक बन गए, फिर मैथुन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है। फिर निषेचन में शुक्राणु अंडाणु के केंद्रक मिलते हैं, मिलकर द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर पश्च निषेचन में विदलन होता है, जिसमें समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे कि लगभग 8 कोशिका या 16 कोशिका के समूह को मारुला कहते हैं। फिर 32 कोशिका के समूह को ब्लास्टुला कहते हैं। 64 कोशिकाओं के समूह को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसी तरह से कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं। फिर कोशिकाओं के समूह से भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे कहते हैं भ्रूण उद्भव। जब भ्रूण यहाँ पे बन जाता है, बनने के बाद भ्रूण का लोपण होता है, यानी एक पार्ट हम बना सकते हैं लोपण। यहाँ पर कि भ्रूण का लोपण हुआ, भ्रूण यहाँ पे लोपित हो गया, लोपित हो जाएगा, फिर यही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। प्लेसेंटा में भी 4 भ्रूण झिल्लियां होती है, गर्भ झिल्लियां होती है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो प्लेसेंटा के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहता है, पोषण प्रदान प्राप्त करता है। उसके बाद फिर यहीं पे गैस्ट्रुला भवन व्यवस्था होती है, जिसमें 3 जनन स्तर बनते हैं। फिर जनन स्तर के बाद धीरे धीरे अंग बनते जाते हैं, अंग तंत्र बनता जाता है, शरीर बनता जाता है। इस प्रक्रिया को भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास कहते हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। पहली तिमाही का मतलब शुरू के 3 महीने, जिनमें भ्रूण के अंगों का निर्माण होता है। दूसरी तिमाही यानी चौथा, पांचवा, छठवां महीना में भ्रूण के जो अंग हैं उनका विकास शुरू हो जाता है और पोषण को प्राप्त ही करता है। जो तीसरा तिमाही होती है, 7वां, 8वां, 9वां महीना, इसमें अच्छे से इनका विकास होता है और ये शरीर से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। फिर जब 9 माह पूर्ण होते हैं, तब प्रसव के दौरान शिशु का जन्म होता है। तो ये मानव में लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम जनन को थोड़ा शार्ट कर बता देते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे शार्ट में है। इसको मिटाकर अब आगे की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, पर इसको शार्ट में कैसे करते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं युग्मक जन्म हो, तो एक होता है शुक्राणु, जैसे नर युग्मक, एक तरफ मादा युग्मक।
नर युग्मक का यही चिन्ह है, मादा युग्मक का यही चिन्ह है। अब यहाँ पे होना है युग्मक जनन। जब युग्मक जनन होगा, युग्मक जनन के लिए होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा कोशिका का, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर युग्मक से बना शुक्राणु और मादा युग्मक से बन गया अंडाणु। अब इसके बाद होगा यहाँ पर मैथुन। जब मैथुन होगा तो शुक्राणु अंडाणु के पास जाएंगे, ये हो गया मैथुन। अब मैथुन के बाद होना है निषेचन। अब निषेचन हुआ तो उससे युग्मज बना, जो कि शरीर की पहली कोशिका है। अब युग्मज के बाद यहाँ पे शुरू हो जाएंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। अब अर्धसूत्री नहीं होगी, समसूत्री होगी, समसूत्री विभाजन। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विदलन। विदलन होगा जिसमें अनेक कोशिकाएं बनेंगी, फिर कोशिकाओं से बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से ऊतक बन जाएंगे, ऊतक बनेंगे। फिर ऊतकों का समूह होगा, जैसे कोशिकाओं के समूह से ऊतक बना, फिर ऊतकों के समूह से भ्रूण बनेगा। जब भ्रूण बनेगा तो भ्रूण का रोपण होगा गर्भाशय में, गर्भाशय की दीवार पर भ्रूण का रोपण होगा। जब भ्रूण का रोपण होगा उसके बाद यहाँ पर होगा गैस्ट्रुला भवन। तो जो गैस्ट्रुला भवन प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के दौरान जनन स्तरों का निर्माण होगा, जनन स्तर बनेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंग बनेंगे, फिर धीरे धीरे अंग तंत्र बनेंगे, अंग तंत्र से पूरा शरीर बन जाएगा। तो फिर उसके बाद प्रसव होगा, प्रसव के बाद फिर शिशु का जन्म हो जाएगा। 9 माह, तो 9 माह। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस पूरी प्रक्रिया कहते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। तो यही प्रक्रिया होती है पुरुष में या फिर मानव में लैंगिक जनन की। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो कुछ भी पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करें, जैसे कि मासिक धर्म, प्लेसेंटा, गर्भ झिल्लियां, यौन जनित रोग, इन सब के बारे में बात करेंगे।